जय हिंद क्लास, मैं एसपी चौधरी आपका स्वागत। जैसा कि हम सब्जेक्ट करा रहे थे आपको ज्योग्राफी, तो अब तक की 2 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। तीसरी क्लास जो है वो ज्योग्राफी की है और वो हिमालय टॉपिक की है। इससे पहले आपने भारत के मैप के बारे में सिर्फ पढ़ा था कि किस तरीके की भारत की इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, कहाँ कहाँ भारत किस किस देश को टच कर रहा होता है, समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र कौन सा है, कौन कौन सा स्टेट कहाँ पर है। हमने देखा कि कौन कौन से स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं और समुद्र को टच करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि कौन कौन से स्टेट हैं जो सिर्फ समुद्र को टच कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट हैं जो सिर्फ दूसरे देशों को टच कर रहे हैं। बेसिक चीज़ों पर हमने काम किया। भारत के क्षेत्रफल के बारे में जाना, पूर्व से पश्चिम की लंबाई के बारे में जाना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बारे में जाना, जो स्थलीय क्षेत्र है भारत का, जैसे पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को, चाइना को, म्यांमार को, इन जगहों को जो भारत टच कर रहा था उसके बारे में जाना। सबसे लंबी जो सीमा है भारत की वो बांग्लादेश के साथ थी। जो सबसे छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिक को ख़त्म करने के बाद अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का, वो है हिमालय। कौन सा टॉपिक है? हिमालय। आप सब लोग जानते हैं कि जो हिमालय मैंने लिखा है ये एक पर्वत है। क्या है? एक पर्वत है। तो हिमालय पर्वत है, लेकिन इसका क्रिएशन कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ या हिमालय बना कैसे, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग देशों से जो थीसिस की है, उन्होंने जो इसके बारे में अध्ययन किया है, उन्होंने अलग अलग फैक्ट दिए हैं कि हिमालय का निर्माण इस प्रकार से हुआ। किसी ने कहा कि हिमालय का निर्माण इस प्रकार से हुआ, लेकिन सबसे जरूरी जो फैक्ट है हिमालय के निर्माण में वो है, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे हैरी हैस। फिर से सुनेंगे, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे हैरी हैस। इन्होंने बताया था कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो विशेष तौर पर एक प्रक्रिया है जिसे आप प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जाना जाता है इस प्रक्रिया को। इससे निर्माण हुआ है हिमालय का। वैसे तो हिमालय के निर्माण में नदियों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन मुख्य रूप से हिमालय के निर्माण के लिए जिस घटना को जिम्मेदार माना जाता है वो है प्लेट विवर्तनिकी क्रिया या प्लेट टेक्टोनिक्स। फिर से सुन लीजिए, प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के बारे में जिन्होंने बताया था वो वैज्ञानिक थे हैरी हैस के नाम से। देखिए, अभी आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ लिखकर समझा रहा हूँ, ये स्लाइड आएगी आपके सामने, उसमें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। फिर से सुनेंगे, हिमालय का निर्माण हैरी हैस के अनुसार जो हुआ है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया के कारण हुआ है या प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के कारण हुआ है। अब ये प्लेट विवर्तनिकी क्रिया है क्या? सबके दिमाग में सबसे पहले यह आया होगा कि मैंने बताया कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के कारण या प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया के कारण हुआ है। तो अब बात यह आती है कि प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या? ये एक प्रोसेस है, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से लेकर के अब तक पृथ्वी अपने आप की संरचना में लगातार बदलाव कर रही है, और ये बदलाव आपको प्राकृतिक बदलाव के रूप में देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले तक आप किताबें पढ़ रहे थे कि जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सबने सुना है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई जो आप आज तक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे 8,848 मीटर। फिर से सुनेंगे, अब तक किताबों में 3-4 साल पहले तक जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लिखी थी वो 8,848 मीटर लिखी हुई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पृथ्वी किस तरीके से बदलाव कर रही है खुद में, पृथ्वी किस तरीके से अपनी संरचना को बदल रही है, और ये संरचना बदलना ही क्या कहलाता है? प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाता है। अब क्या होता है कि जो नए प्रकाशन की, नए पब्लिकेशन की, किसी राइटर की जो आप नई किताबें खरीदेंगे उसमें देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर नहीं है, बल्कि अब लिखा आता है 8,850 मीटर। कितना? 8,850 मीटर। देखो, कहने को तो सिर्फ 2 मीटर का अंतर है यहाँ पर कि 2 मीटर ऊंचाई बढ़ गई, लेकिन आप लोग ये सोचिए कि जो माउंट एवरेस्ट है क्या कोई पेड़ का उदाहरण है, किसी वृक्ष का उदाहरण है? पेड़ और वृक्ष तो है नहीं कि उस पर ऊपर टहनियां आई और वो ऊंचाई बढ़ गई, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा हिमालय
एक पर्वत है और विश्व का सबसे लंबा पर्वत है अगर हम पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत पर्वत की बात करते हैं तो। अगर हम नॉर्थ और साउथ के पर्वत की बात करेंगे विस्तृत की या सबसे लंबे की, तो वो एंडीज पर्वत श्रृंखला होगी साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। लेकिन अगर बात करते हैं कि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में विस्तृत जो पर्वत है विश्व का सबसे लंबा, वो हिमालय है। और हिमालय की ही सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। तो देखो, अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बड़ी है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 2 फुट, जितनी भी बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा हिमालय पर्वत जो है वो ऊंचा उठा है। क्योंकि ये कोई पेड़ नहीं है, ये कोई वृक्ष नहीं है कि ऊपर की कुछ नई कलियां टहनियां आई और वो पेड़ की ऊंचाई बढ़ गई, ऐसा नहीं है। ये पूरा मिट्टी का क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर बड़ी है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसकी ऊंचाई बड़ी है? हिमालय की। क्योंकि हिमालय का ही सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है? माउंट एवरेस्ट कहलाता है। जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय की है। और मैंने कहा कि ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया के कारण। अब प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया क्या है वो समझ लीजिए। इसके लिए आपको कुछ चीजें थोड़ा बैक में ले जाकर के समझनी होंगी। जैसे एक वर्ड, एक टॉपिक जिसके बारे में भले ही आपको ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन आपने सुना जरूर होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसा एक टॉपिक होता है ज्योग्राफी में। क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसा। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है वो समझ लीजिए। अब आप यहां पर देखिए, पृथ्वी की जो शेप है वो इस तरीके की है और पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग को, इसको कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। हिंदी में इसको कहा जाता है भूपर्टी। फिर से सुनेंगे, पृथ्वी का सबसे ऊपर का जो भाग है इसको भूपर्टी या क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी में जब हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला जो भाग है वो मेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंटल। और सबसे नीचे वाला जो भाग है पृथ्वी का उसे हम कहते हैं कोर। फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी का सबसे ऊपर का भाग क्रस्ट कहलाता है। पृथ्वी में थोड़ा सा और नीचे हम जाते हैं तो भाग कहलाता है मेंटल। और पृथ्वी का सबसे नीचे वाला जो भाग है वो कहलाता है कोर। अब समझने वाली बात यह है कि हमने इस वाले पार्ट को, पूरे के पूरे पार्ट को, पृथ्वी वाले को, देखो पहले तो आप यहां पर ये समझ लें कि मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं किस टॉपिक के बारे में? हिमालय के बारे में। लेकिन जब अगर हिमालय को सही से समझना है तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। क्योंकि हिमालय का निर्माण किससे हुआ? प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया से या प्लेट विवर्तन की क्रिया से। और प्लेट विवर्तन की क्रिया कब समझ में आएगी? जब आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ चीजें क्लियर होंगी। तो हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, अभी एक्चुअल में ये टॉपिक नहीं है। देखो, तो जो पृथ्वी का ये वाला भाग है क्रस्ट वाला, इसमें हमने देखा कि यहां पर पृथ्वी के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं ये विशेष करके अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाली परत में सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो सिलिका और एल्युमिनियम की है। किसकी है? सिलिका और एल्युमिनियम की है, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। अब क्या हुआ, हम पृथ्वी में जब थोड़ा सा और नीचे गए तो हमने देखा कि यहां पर जो पृथ्वी में खनिज पाए जाते हैं वो थोड़े से बदल चुके हैं। पहले क्या था? सिलिका और एल्युमिनियम था, जिसे हमने क्रस्ट नाम दे दिया। जब इसके नीचे हम गए तो हमने देखा कि यहां दो चीजें अलग से, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमें मिलने लग गए। यहां पर दो चीजें जो हमको मिली उसमें सिलिका था और मैग्नीशियम था। क्या था? सिलिका और मैग्नीशियम। तो परत में बदलाव आ गया। परत में बदलाव आया तभी तो हमने क्रस्ट की जगह पर क्या नाम दे दिया? मेंटल नाम दे दिया। अगर पूरे में ही सिलिका और एल्युमिनियम होता तो हम इसको एक ही नाम से जानते, क्रस्ट के नाम से। जब बदलाव आया, देखो जगहों के नाम कैसे रखे जाते हैं, फिजिकल में बदलाव आता है, संस्कृति में बदलाव आता है, कल्चर में बदलाव आता है, वहां के लोगों के रहने सहने में बदलाव आता है, तभी तो जगह का नाम दूसरा दिया जाता है, देश का नाम दूसरा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब पृथ्वी के नीचे हम गए तो हमें बदलाव देखने को मिला। और बदलाव क्या था कि ये जो प्लेट्स हैं पृथ्वी की, पहले सिलिका और एल्युमिनियम की थी, उसके नीचे जब हम गए तो हमने देखा कि सिलिका और मैग्नीशियम की हो गई। अब हमने और नीचे की तरफ जाकर के कोशिश की इन चीज़ों को जानने की, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ वाली जो प्लेट है उसमें
एक तो निकेल है और फेरियम है। दो चीज़ें यहाँ पर हमें फिर से अलग मिल गई, निकेल और फेरियम, जिसको हमने कोर नाम दिया है। अब एक्चुअली होता क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपने एक्स पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रोटेट करती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। और इस घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है कि ये जो प्लेट्स हैं वो हमेशा खिसकती रहती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फिर से सुनिए, जो पृथ्वी की प्लेट्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकती रहती हैं, और इन्हीं प्लेट्स के खिसकने के कारण पृथ्वी पर हिमालय का निर्माण हुआ। इन्हीं प्लेट्स के खिसकने के कारण पृथ्वी पर जो महाद्वीप बने हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ये सब अलग अलग हो गए। शुरुआत में क्या था कि पूरी पृथ्वी एक कॉन्टिनेंट या एक महाद्वीप के रूप में थी, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया के कारण क्या हुआ, ये सारी चीजें धीरे धीरे अलग होने लगी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब ये था कि पृथ्वी के अंदर की प्लेट्स का एक दिशा से किसी दूसरी दिशा में मूव करना या खिसकना क्या कहलाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाता है। मतलब ये हुआ था कि पृथ्वी का कोई ना कोई हिस्सा या तो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में गया होगा या एक दूसरे की दिशा में आया होगा। इसी के कारण तो निर्माण हुआ किसका, हिमालय का। मैंने ये कहा कि दो चीजें हैं जो हिमालय का निर्माण करती हैं, एक तो है प्लेट विवर्तन की क्रिया जो किसने दी है, हैरी हेंस ने, और दूसरा है नदियों के जल में आने वाले अवसाद का प्रभाव। क्या है, नदियों के जल में आने वाले अवसाद का प्रभाव। तो हम दो चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने लिया है प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया को। अब हम आपको एक स्लाइड दिखाने वाले हैं, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि हिमालय एक्चुअल में किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है, कितना विस्तृत है, कौन कौन सी चोटियां हैं, वो सारी चीजें आपको इसकी बाद में समझ में आएंगी जब आप स्लाइड देखेंगे। देखिए, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये वाला जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको अलग से इंडिकेट किया गया है, ये हिमालय वाला क्षेत्र है। या ऐसे समझ लीजिए कि हिमालय जितने भी क्षेत्र में विस्तृत है, देखिए यहाँ वाला आपको दिखाई दे रहा है नेपाल वाला क्षेत्र है, ये भूटान वाला क्षेत्र है, ये चाइना है, यहाँ पर है म्यांमार जिसे प्राचीन काल में बर्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बर्मा, ये वाला जो क्षेत्र है। इधर पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ जो छोटा सा हिस्सा है आपको दिखाई दे रहा है, ये है अफगानिस्तान। मतलब कि जो हिमालय पर्वत है ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम क्षेत्र में विस्तृत है। मैं आपको बता चुका हूं कि पश्चिम से, या ऐसे समझ लीजिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो विस्तृत है, ये वाला जो क्षेत्र है ये लगभग 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर का क्षेत्र है जिसमें विस्तृत है क्या, हिमालय पर्वत। फिर से सुनेंगे, लगभग 2500 किलोमीटर पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा में विस्तृत जो पर्वत है वो हिमालय है। और दो कंडीशन होती हैं जब वो क्वेश्चन पूछता है पेपर में। अगर सामान्य तौर पर उसने ये पूछ लिया कि आप ये बताइए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर हिमालय नहीं होगा। फिर से सुनिए, अगर उसने सामान्य तौर पर यह पूछ लिया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर उसने कंडीशन डाल दी, एक शर्त रख दी कि ये बताइए पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अब आपका आंसर होगा क्या, हिमालय। क्योंकि हिमालय जो है वो पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा में लगभग कितना फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर फैला हुआ है, इसलिए यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बन जाता है। अब सुनिए, जो हिमालय है इस पर 3 पर्वत श्रेणियां हैं विशेष तौर पर। वैसे तो 4 हैं, लेकिन हिमालय को विशेष तौर पर 3 पर्वत श्रेणियों में विस्तृत रूप से माना गया है। और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं वो आप देख लीजिए। यहां पर देखिए, ये वाला जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक तो देखो ये वाली क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, ये 3 रेंज हैं, 1, 2 और 3। हिमालय जो पर्वत है वो विशेष तौर पर 3 पहाड़ियों में बटा हुआ है, आप ऐसे समझ लीजिए।
जो ये वाला पहाड़ी वाला क्षेत्र है सबसे ऊपर वाला, इसको कहा जाता है कि ये है सर्वोच्च हिमालय। क्या है? सर्वोच्च हिमालय, या इसको कहा जाता है ये सुप्रीम हिमालय का क्षेत्र है। किसका? सुप्रीम हिमालय का। या इसको बोल दिया जाता है कि ये ग्रेट हिमालय का क्षेत्र है या सर्वोच्च हिमालय की पर्वत श्रेणी है ये। इसके बीच में जो आपको एक रेंज दिखाई दे रही है, आप समझते हैं बीच को तो मध्य भी कह सकते हैं, तो ये मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है जो बीच में है वो। और सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये लिखा हुआ है शिवालिक हिमालय। क्या लिखा हुआ है? शिवालिक हिमालय। तो हिमालय पर्वत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सर्वोच्च हिमालय, दूसरी जो इसकी रेंज है या इसकी श्रृंखला है या इसकी जो चोटी है या इसकी जो पर्वत श्रेणी है वो है मध्य हिमालय, और तीसरी जो पहाड़ी है वो है शिवालिक हिमालय। हिमालय को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन मैंने एक लाइन कही थी कि मुख्य तौर पर 3 भागों में, और विशेष तौर पर जब हम बात करते हैं तो एक क्षेत्र और निकल करके आ जाता है और वो क्षेत्र कहलाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पार का। ट्रांस का मतलब होता है पार का। जैसे कोई क्षेत्र है, नदी के पार का क्षेत्र है, तो ट्रांस उस नदी का नाम ले देते हैं। जैसे ट्रांस यमुना है, ट्रांस गंगा है, तो उसके पार वाला जो क्षेत्र होता है वो ट्रांस कहलाता है। तो विशेष तौर पर ये 3 पर्वत श्रेणी जो है, फिर से सुनेंगे, विशेष तौर पर ये 3 पर्वत श्रेणी जो हैं, इन पर्वत श्रेणियों का ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय। देखो वहां आपको समझ में नहीं आएगा, मैप पर ऐसे देख लीजिए कि इस तरीके की 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हिमालय की मुख्य चोटी से अलग हैं। इस मैप पर जब आप देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा होगा 1, 2 और 3। फिर से सुनेंगे, 1, 2 और 3। ये पर्वत श्रेणी जो है, मैंने कहा था किस में आती है? ट्रांस हिमालय में आती है। पहले तो 3 पर्वत श्रेणी आपने पढ़ी थी, सर्वोच्च, मध्य और शिवालिक। तो 3 जो मुख्य पर्वत चोटी हैं, इनसे अलग एक और हिमालय का विशेष पार्ट है, इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती हैं वो देख लीजिए आप। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती हैं? देखो सबसे ऊपर वाली जो पर्वत चोटी है ट्रांस हिमालय में, इसका नाम है कराकोरम। फिर से सुनेंगे, इसका नाम है कराकोरम। और ये जो पर्वत श्रेणी है ये एक्चुअल में तिब्बत तक फैली हुई है। कहाँ तक? तिब्बत तक। देखो वो वाला मैप ध्यान में रखिए, मैंने कहा था कराकोरम ऊपर वाला क्षेत्र है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कराकोरम, और ये है चाइना, नीचे लिखा हुआ है तिब्बत। इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला जो हिस्सा है, जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, वो चाइना का क्षेत्र है, और तिब्बत जो है वो एक तरीके से उपनिवेश है किसका? चाइना का। जैसे 1947 से भारत के हिस्से पर ब्रिटेन का अधिकार था, ठीक उसी प्रकार से आज भी तिब्बत पर किसका अधिकार है? चाइना का अधिकार है तिब्बत पर। तो कराकोरम जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला क्षेत्र है, और ये कहां तक फैला हुआ है? तिब्बत तक फैला हुआ है, चाइना तक फैला हुआ है। तिब्बत में कराकोरम को कहा जाता है शिवालिक। फिर से सुनिए, तिब्बत में कराकोरम को कहा जाता है शिवालिक। और इसके नीचे की जो चोटी है ये है लद्दाख। फिर से सुनेंगे, ये चोटी है लद्दाख। और सबसे नीचे की जो चोटी है ट्रांस हिमालय में, ये है जास्कर। कौन सी? जास्कर। एक बार फिर से आप यहां तक समझ लीजिए, हिमालय पर्वत हैरी हेंस के अनुसार प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया के कारण या प्लेट्स के एक से दूसरे दिशा में या एक दूसरे की अपोजिट दिशा में खिसकने के कारण हुआ है। तो ट्रांस हिमालय जो बना वो कैसे बना? अब सुनिए प्लेट टेक्टोनिक्स। ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो यूरोप की प्लेट से संबंधित है, और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो भारतीय प्लेट से संबंधित है। किससे? भारतीय प्लेट से। देखिए ये मैप जब आप देखेंगे तो ऊपर वाला क्षेत्र यूरोप का है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारत का है। जब ये प्लेट्स यूरोप की प्लेट्स ने नीचे आना शुरू किया
और भारतीय प्लेट्स ने ऊपर जाना शुरू किया। तो जैसे ही प्लेट्स टकराएंगी, मैंने ये कहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अलग अलग तरीके के खनिज पाए जाते हैं, और जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो क्या होगा कि टकराने के बाद बीच वाला जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देगा। अगर आप किसी चीज को आपस में टकराते हैं, दो चीजें होंगी, या तो वो नीचे धंस जाएगा या वो क्षेत्र ऊपर उठ जाएगा। नीचे जा नहीं सकता क्योंकि पृथ्वी पर हजारों किलोमीटर की आंतरिक संरचना है और ठोस परत बनी हुई है, इसलिए वो नीचे नहीं जाएगा। बल्कि हुआ क्या कि जैसे ही यूरोपीय और भारतीय महाद्वीप की प्लेट्स आपस में टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ कि इन प्लेट्स ने धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर दिया, और इसी प्रक्रिया के कारण निर्माण हो गया किसका? ट्रांस हिमालय का। किसका? ट्रांस हिमालय का। और ट्रांस हिमालय की ही 3 चोटियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं। एक है कराकोरम, एक है लद्दाख और एक है जास्कर। फिर से सुनेंगे। ट्रांस हिमालय हिमालय के पार वाला क्षेत्र है जिसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है, जबकि आपको पता है, अभी मैंने लिखा था इससे पहली स्लाइड पर कि हिमालय का निर्माण हुए लगभग 7 करोड़ वर्ष हो चुके हैं, और उससे भी पहले निर्माण हो चुका है किसका? ट्रांस हिमालय का, कराकोरम का, लद्दाख का और जास्कर पर्वत श्रेणी का निर्माण पहले भी इनसे हो चुका है, 7 करोड़ वर्ष से भी पहले। देखो, इन 3 चोटियों के अभी सिर्फ हमने नाम पढ़े हैं, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है कि इनका निर्माण कैसे हुआ, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है कि ये किस किस क्षेत्र में फैली हुई हैं। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कराकोरम की बात कर रहे हैं। और कराकोरम जो है वो 2 राज्यों में फैली हुई है। पहले तो एक ही राज्य था, जम्मू कश्मीर, लेकिन अब तो लद्दाख भी बन चुका है। तो जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, और ट्रांस हिमालय 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक जम्मू कश्मीर में और एक लद्दाख में। 3 चोटियां हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आपने सुना होगा एक तो माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और एक आपने सुनी होगी K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। फिर से सुनेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। देखिए 8611 मीटर। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई है 8850 मीटर, K2 गॉडविन है उसकी ऊंचाई है 8811 मीटर। दोनों में अंतर यह है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोनों चीजों में अंतर है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 जो ऊंची चोटी है वो स्थित है किस पर? कराकोरम पर। और कराकोरम वाला जो क्षेत्र है वो किस में आता है? लद्दाख में और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। अब यहां से होकर के एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? मैं लिख देता हूं। ये नदी है सिंधु नदी, और इसके बारे में पहली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इस सिंधु नदी के कारण ही तो भारत का नाम क्या पड़ा था? हिंदुस्तान और इंडिया। रिकॉल करिए, हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने। और इंडिया किसने कहा था? यूरोप के लोगों ने या यूनान के लोगों ने, यूनानियों ने इंडिया कहा था। किसके आधार पर? सिंधु नदी के आधार पर। सिंधु नदी जो निकलती है वो निकलती है, एक ग्लेशियर है मानसरोवर झील के पास में। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। फिर से सुनिए, उसका नाम है चेमा युंगडुंग। फिर से सुनिए, चेमा युंगडुंग एक ग्लेशियर है, एक बर्फीला क्षेत्र है, और यहीं से नदी निकलती है। कौन सी? सिंधु नदी। तो फिर से सुनेंगे, लद्दाख और जास्कर के बीच में से जो नदी बहती है वो कहलाती है सिंधु नदी, और कराकोरम और लद्दाख के बीच में से जो नदी बहती है वो नदी है श्योक नदी। फिर से सुन लीजिए, कौन सी नदी है? श्योक नदी। और ये नदी बाद में मिल जाती है आकर के कौन सी नदी में? सिंधु नदी में। इसका मतलब ये हुआ कि श्योक नदी जो है वो सहायक नदी है किस नदी की? सिंधु नदी की। एक बार फिर से कवर करिए। 3 पर्वत श्रेणी है, कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। तो कराकोरम और श्योक, लद्दाख के बीच में से नदी बहती है श्योक नदी, और लद्दाख और जास्कर के बीच में से नदी बहती है सिंधु नदी। और श्योक नदी जो है वो इसी में आकर के मिल जाती है, इसलिए श्योक नदी को सिंधु नदी की सहायक नदी कहा जाता है। यहां तक क्लियर?
अब अगली चीज, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है पूरी तरीके से। ये वाला जो क्षेत्र है पूरा ट्रांस हिमालय का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढके रहने के कारण आप ये बताएं कि अगर किसी क्षेत्र पर 24 घंटे बर्फ जमी हुई है तो क्या वहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पति या पेड़ पौधे पाए जा सकते हैं क्या? वनस्पति या पेड़ पौधे अगर बर्फ से ढका हुआ है 24 घंटे, कई कई महीनों तक, सालों तक, कुछ क्षेत्रों से तो बर्फ कभी नहीं हटती है, तो क्या उन क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई वनस्पति पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। तो हिमालय का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय का कौन सा क्षेत्र है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है, तो वो है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में से आपके सामने वो कुछ भी रख सकता है, काराकोरम रख सकता है, लद्दाख पर्वत श्रेणी रख सकता है, जास्कर पर्वत श्रेणी रख सकता है। इन तीनों ही पर्वत श्रेणियों पर, जिन्हें मिलाकर के ट्रांस हिमालय कहा जाता है, इन पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। और कारण क्या है कि ये पूरा क्षेत्र ढका हुआ है किससे? बर्फ से। इसी कारण यहां पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फीला क्षेत्र, जिसे हिमानी भी कहा जाता है। 4 ग्लेशियर हैं। कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय पर देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने। एक आपने सुना ही होगा सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन। ये ग्लेशियर है जो ट्रांस हिमालय पर पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो ग्लेशियर है वो है बियाफो। कौन सा है? बियाफो, जो ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। तीसरा जो ग्लेशियर है वो है बाल्टोरा। बाल्टोरा। और चौथा जो ग्लेशियर है वो है हिस्पर। फिर से सुनेंगे, 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं ट्रांस हिमालय में। सियाचिन है, बियाफो है, बाल्टोरा है और हिस्पर है। ग्लेशियर का मतलब ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए तो मैंने कहा था कि बर्फ से ढके रहने के कारण इस पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। क्लियर? हिमालय पर्वत का उस साइड वाला, नॉर्थ वाला जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय वाला जो क्षेत्र है वो 3 पर्वतों में बटा हुआ है, काराकोरम में, लद्दाख में, जास्कर में। कुछ नदियों के बारे में आपने इसमें पढ़ा। टॉपिक नदियों का नहीं है, फिर से सुन लीजिए, टॉपिक है हिमालय का। तो हम नदियों को कवर नहीं कर रहे हैं बल्कि हिमालय को कवर कर रहे हैं। तो हिमालय में ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र पर 4 ग्लेशियर आपने पढ़े। सियाचिन पढ़ा, बियाफो पढ़ा, बाल्टोरा पढ़ा और हिस्पर पढ़ा। 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में। और आपने ये देख लिया कि हिमालय की जो मुख्य 3 श्रेणियां हैं उनसे भी पहले निर्माण हो चुका है किसका? ट्रांस हिमालय का। अब अगली चीज, ट्रांस हिमालय और तीनों पर्वत श्रेणियों के बीच में एक विशेष क्षेत्र है जिसे इंडो सांगपो सचर जोन कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, इंडो सांगपो सचर जोन कहा जाता है, जो इन 3 पर्वत श्रेणियों को अलग करता है। किससे? हिमालय के ट्रांस वाले क्षेत्र से। तो ट्रांस हिमालय, देखो आपने कई बार देखा है, ऐसे पूछते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बताइए, आप बता देते हैं रेड क्लिफ। ऐसे ही आप ये समझ लो कि इंडो सांगपो सचर जोन एक सीमा रेखा है जो ट्रांस हिमालय को हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों से अलग करता है। फिर से क्लियर करें, इंडो सांगपो सचर जोन एक ऐसी सीमा रेखा है जो ट्रांस हिमालय को हिमालय की मुख्य 3 पर्वत श्रेणियों से अलग करती है। ये ट्रांस हिमालय का पूरा एक टॉपिक था जो क्लियर हो चुका है आपका। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि 3 जो पर्वत श्रेणी हैं हिमालय की, जिसमें सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है, उनका निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि इसमें तो आपने देख लिया प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट कौन कौन सी, यूरोपीय और भारतीय, ये जब आपस में टकराई तो इनसे ऊपर क्षेत्र उठने लग गया धीरे धीरे, उसी को हमने ट्रांस हिमालय नाम दे दिया। अब हम देखेंगे कि ये जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं, सर्वोच्च, मध्य और शिवालिक, इनका जो निर्माण हुआ वो किस प्रकार से हुआ, क्योंकि उनके निर्माण में इस प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया का कोई रोल नहीं है, बल्कि मुख्य जो भूमिका उसमें निभाई है वो नदियों ने निभाई है।
नदियाँ किस प्रकार से अपने साथ अवसाद लेकर के आई, किस प्रकार से वो अवसादों में फोल्ड होना शुरू हुआ, बलन पड़ना शुरू हुआ, वो सारी चीज़ें हैं जो इस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय को। बाकी की श्रेणियाँ जो होंगी वो अगली क्लास में आपके सामने आ जाएंगी। थैंक यू।